हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं घटना चक्र भारत का भूगोल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले की वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे 12 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडियन ज्योग्राफी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी, इनकी भी लगातार क्लासेस चलाई जा रही हैं हमारे चैनल पे, जो आपके यूपी पीसीएस प्री 2023, एमपी पीसीएस प्री 2023 और बिहार पीसीएस प्री 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर को। आज हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में पहले हम छोटे से नोट्स को कवर करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 26 जनवरी 2020 से दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जो पहले अलग अलग हुआ करते थे। तो अब इनको जो है कि दादर नागर हवेली और दमन और दीव कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि इनकी जो राजधानी रखी गई है वो सिलवासा रखी गई है। क्या रखी गई है? सिलवासा। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या तो 29 हो गई थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि एक राज्य थे, विशेष राज्य के दर्जे को प्राप्त थे, अब इनको अलग अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लद्दाख को एक अलग बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरीके से दोबारा हमारे राज्यों की संख्या तो हो गई 28 और यूनियन टेरिटरी बनते ही जो है कि हमारे जो यूनियन टेरिटरीज़ की जो संख्या वो हो गई हमारी 8। कौन कौन सी हैं संघ शासित प्रदेश? जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये एक कहलाएगी। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4। फिर 5वीं पुडुचेरी, छठा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 7वां जम्मू कश्मीर और 8वां कौन सा? लद्दाख है। तो ये यूनियन टेरिटरीज 8 प्रकार की हैं। समझते हैं हम इसमें। देखिए, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश का एक मैप दिया हुआ है। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। यानी कि लद्दाख का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, जिसमें केवल 2 जिले शामिल हैं, एक लेह और दूसरा कारगिल। तो लद्दाख में केवल 2 जिले शामिल हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला यूनियन टेरिटरीज है। लद्दाख के पश्चात अगर हम बात करेंगे तो दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है। इसमें 22 जिले शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। अंडमान के द्वीप समूहों में महा अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली नाम की 4 निग्रोटो जनजातियां पाई जाती। कौन कौन सी? महा अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली। निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी और शोम्पेन नामक मंगोलाइड प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आप देखोगे अंडमान में तो पाई जा रही है निग्रेटो, और जो आपकी निकोबार द्वीप समूह है इसमें पाई जाती है मंगोलाइड। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। वहीं चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तथा यह हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों की राजधानी है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी कौन सी हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। इसी तरीके से दादर नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसके 2 भाग हैं, एक दादरा और दूसरा नागर हवेली। तो दादरा और नगर हवेली का क्षेत्रफल लगभग इतना है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था, लेकिन जो कि ये दमन और दीव 2 भागों में विभाजित था। और दमन और दीव कहाँ थे? खंबात की खाड़ी में स्थित थे। भारत की खंबात की खाड़ी में, जो गुजरात के नीचे है। आप देखेंगे दमन और दीव, इनके बाद जो है कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की राजधानी भी है और दिल्ली का क्षेत्रफल लगभग 1483 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या भी काफ़ी है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा, क्योंकि दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या लगभग 2.5 से 3 करोड़ की जनसंख्या है। अभी कोरोना वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, अरविंद केजरीवाल बहुत लगातार इस पर चर्चा दे रहे थे, तो उन्होंने बताया एक डेटा के अनुसार कि लगभग दिल्ली की 2.5 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। तो आप इससे देख सकते हो कि जनसंख्या में तो दिल्ली सबसे बड़ा है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो लद्दाख सबसे बड़ा है। भारत का छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो सबसे छोटा है, और भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा माना जाता है और जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप सबसे छोटा है। कहने का मतलब हो गया कि लक्षद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही छोटा है, जबकि क्षेत्रफल में जो है कि लद्दाख सबसे बड़ा है और दिल्ली जनसंख्या में सबसे बड़ा है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती इसकी राजधानी है। आगे देखते हैं हम
पुदुचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी जो 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है और इसके चारों अलग अलग जो ज़िले हैं वो 3 राज्यों में शामिल हैं। जैसे इनमें से जो 2 ज़िले हैं कराईकल और पुदुचेरी वो तो हैं तमिलनाडु की सीमा पर, वहीं यनम जो है आंध्र प्रदेश के पास है और माहे जो है केरल के पास है। यानी 3 राज्यों से इसकी सीमा जो है कि साझा होती है। पुदुचेरी का क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या लगभग 12.5 लाख है और जो है कि पुदुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी यही है। आगे देखते हैं हम दमन और दीव की कहानी देखते हैं। दमन और दीव पूर्व केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी भाग गुजरात राज्य में स्थित है। दमन गुजरात के वलसाड जिले में के निकट, जबकि दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर के तट पर अवस्थित है, अर्थात खंबात की खाड़ी में। 19 दिसंबर 1961 को दमन और दीव पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ। कब हुआ स्वतंत्र? 1961 में। और दमन और दीव वर्ष 1961 से 87 तक गोवा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का भाग थे। इस तरीके से गोवा के साथ थे। फिर वहीं पे हमने 56वां संविधान संशोधन अधिनियम किया 1987 में और गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया तथा दमन दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चलिए आगे देखते हैं हम दादर नागर हवेली की कहानी। दादर नागर हवेली 1783 में पुर्तगालियों ने अधिकार किया। 2 अगस्त 1954 को दादर नागर हवेली को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और 1954 से 61 तक इसका प्रशासन एक नागरिक परिषद के द्वारा किया जा रहा था और 1961 में बाद में इसे भारत गणराज्य में समाहित कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये थे कुछ इससे इंपॉर्टेंट संबंधित फैक्ट और अब हम शुरू करेंगे इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। तो देखते हैं एमसीक्यूज। भारत में कितने केंद्र शासित राज्यों की संख्या है? अब यहाँ ऑप्शन में आप देखोगे तो एक भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन 2010 के हिसाब से देखेंगे तो वो सही है। तो हमें ये चीज़ को अपडेट करके पढ़ना है कि वर्तमान में 2023 में कितने हैं यूनियन टेरिटरीज? 8 हैं। केवल 8 हम लोग इसको काउंट करके चलेंगे। तो भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बस हमें ये याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ पर भी जो है कि इसमें ऑप्शन में क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ तो अगर यूपी पीसीएस प्री 2014 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दिल्ली, लेकिन अब 2023 में जब प्रश्न आएगा तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए कौन सा? लद्दाख। क्योंकि जब भी इस तरीके से पूछा जाता है सबसे बड़ा, तो यानी ये क्षेत्रफल के आधार पर बात कर रहा है और जनसंख्या के आधार पर दिल्ली रहेगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वर्तमान स्थिति 2020 उसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख हो गया है। वहीं भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र, ये तो अभी भी फिक्स है, लक्षद्वीप ही इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे कम है। पुदुचेरी का जो क्षेत्र है वो विभाजित है कितने राज्यों में? 3। देखिए केरल में माहे मिलता है, तमिलनाडु में कराईकल और पुदुचेरी है और यनम आंध्र प्रदेश में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र आ गया तो ये गलत हो गया। तमिलनाडु कर्नाटक केरल आ गया तो ये कर्नाटक की वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। तमिलनाडु में आपका कराईकल और पुदुचेरी है, केरल में यनम माहे है और आंध्र प्रदेश में यनम है। तो ये सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? त्रिपुरा। त्रिपुरा एक राज्य है, यूनियन टेरिटरीज नहीं है। ठीक है, त्रिपुरा एक राज्य है। अगला प्रश्न है, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्वतंत्रता के बाद यह मतलब स्वतंत्रता के समय ये ब्रिटिश आधिपत्य में था? तो बिल्कुल नहीं, ये तो पुर्तगालियों के आधिपत्य में था। दमन और दीव के बीच में खंबात की खाड़ी है और इसकी राजधानी दमन है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएंगे। बिल्कुल इसकी राजधानी दमन थी, लेकिन वर्तमान में अब दमन और दीव और साथ ही साथ जो यहाँ पे देखिएगा वर्तमान का अगर हम स्टेटस देखते हैं तो दादरा नागर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया है और अब इनकी जो राजधानी रखी गई है वो क्या रखी गई है? आपको ये याद रखना है कि सिलवासा इसकी वर्तमान की राजधानी हो गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। तो ये एक एरिया दिया हुआ है जो इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा क्षेत्र है। तो आपसे पूछा गया है आईएएस प्री 2001 में, चंडीगढ़ है, दादरा नागर हवेली है, दमन दीव है या पुदुचेरी है। तो अगर आपने भारत के मैप को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप बता देंगे कि दादर नागर हवेली है जो गुजरात के तट पर है। आगे देखिए, सिलवासा राजधानी है दादर नागर हवेली की, उस समय थी, लेकिन अब इस समय वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो सिलवासा दमन दीव और दादर नागर हवेली सभी की मिलाकर ही जो है कि एक राजधानी बनाई गई है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो आप देखेंगे लक्षद्वीप भी है, चंडीगढ़ भी है, दादर नगर हवेली भी है। लेकिन 1987 में हमने क्या किया था, भारतीय सरकार के द्वारा 56वें संविधान संशोधन, कौन सा, 56 अमेंडमेंट के द्वारा गोवा को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर, देखिए अब तो यहाँ पे प्रश्न खत्म हो गए हैं और अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ जातियाँ। देखिए प्रजातियों से भी या जनजातियों से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और लगातार इनकी मैचिंग करने के लिए आती है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में, तराई क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कौन कौन सी जातियां पाई जाती हैं, जनजातियां, झारखंड में, त्रिपुरा में, मिज़ोरम में। तो आपको ये जनजातियाँ भी पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम यहाँ से पूरे नोट्स न पढ़ के बल्कि हम इसका एक शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे जो बॉक्स में दिया हुआ है, हम उसको कवर करेंगे जहां से हमें विशेष रूप से जो है कि समझ आ जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के समूह, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में, एक मिनट रुकिएगा, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न उत्तर करेंगे और प्रश्न उत्तर से यहाँ पे जनजातियों को समझेंगे जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। सारी जनजातियाँ पढ़ने पे बोरियत हो जाता और आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इस क्लास से। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे प्रश्न पढ़ेंगे, जो प्रश्न पूछे गए हम उनके माध्यम से अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करेंगे इसमें। तो देखते हैं पहले जो है कि जनजातियाँ दी हुई हैं और उनकी अवस्थिति। तो आप देखेंगे कि कहाँ पे, अगर आप देखेंगे जारवा जनजाति, कुकी जनजाति, थारू जनजाति, गोंड जनजाति। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अब अगर आपको बाकी तीनों नहीं पता है, मुझे तो पता है लेकिन अगर आपको करना हो और आपको नहीं पता तो आप कैसे करोगे, ए का 4 आप देख रहे हो कहीं पे, यहाँ पे देखिए ए का 4 है। अदरवाइज अगर आपको पता है कि भाई जारवा आपकी अंडमान निकोबार में, कुकी आपकी जो है कि मणिपुर में आती है, और थारू आपकी उत्तर प्रदेश में आती है, और गोंड आपकी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 3 4 सॉरी बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 4 3 1 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख रहा है कि ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि और छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तिर्यक नेत्र मतलब जो है कि छोटे छोटे आंखें होती हैं। तो ये मंगोलाइड जन होते हैं, ये मंगोलाइड प्रजातियों की पहचान होती है। जैसे आप अरुणाचल में देखेंगे, नेपाल में देखेंगे, आसाम में देखेंगे, मिजोरम में देखेंगे, चाइना में देखेंगे। तो इस तरीके के लोगों की आंखें बहुत छोटी छोटी होती हैं और जो माथा होता है, जो माथा वो थोड़ा ऊंचा दिखता है, ऊंचा और बहुत चिकना दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है, मेडिटेरियन, प्रोटोस्लाइड, दिनारिक या मंगोलाइड। अगर आप प्रश्न को देखेंगे, उत्तर पूर्वी भारत का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो अभी हमने पढ़ा कि वहाँ पे तो मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। तो संथाल इसका सही जवाब हो जाएगा और ये प्री 2002 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो जो द्रविड़ियन प्रजाति होती है वो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, द्रविड़ कला का विकास, और द्रविड़ कला कहाँ की है, दक्षिण भारत की है। तो इसी संबंधित आपको द्रविड़ियन प्रजाति भी याद कर लेनी है। ये दक्षिण भारत के राज्यों में पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ मुख्य रूप से यह पाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती है और ये द्रविड़ भाषा के परिवार से संबंधित है। द्रविड़ भाषा में कौन सी भाषा आती है, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु, ये सारे की सारी भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं। भारत में जो एकमात्र मानवभाव कपि पाया जाता है वो कौन है, असम का श्वेतंभो गिबन। यानी कि ये बहुत ही जटिल भाषा दी है। जो असम में जो वाइट गिबन पाए जाते हैं उन्हीं को जो है कि मानव की तरफ देखने वाला मतलब कपि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, हरियाणा में। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जब आप प्रश्न पढ़ रहे होंगे तो हरियाणा और पंजाब में एसटी कैटेगरी नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं एसटी की बात कर रहा हूँ, एसटी नहीं पाई जाती, जबकि हरियाणा और पंजाब में आपको एससी देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे जनजातियाँ दी हुई हैं और उनका मूल राज्य, तो हम लोग सीधे ऑप्शन न देख के यहाँ पे सीधे देखते हैं, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया प्रश्न, इसलिए आपको समझने में दिक्कत होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति आपके सिक्किम और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, झारखंड में पाई जाती है, परंतु बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है। कोल जनजाति मुख्यतः बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो थारू जनजाति इसे शोक त्यौहार के रूप में मनाती है, शोक का पर्व मानती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ये देखिए मेंस में भी पूछा जा रहा है और प्रीलिम्स में भी पूछा जा रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा थारू। और अभी हमने पढ़ा कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो जरा फिर से रिपीट कर लीजिए। थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के सीमा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, निम्न में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? प्री 2002 यानी दीपावली को ये लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? यूपी, ARO 2017 का प्रश्न है। तो हमने पढ़ा है कि उत्तराखंड, वहीं बिहार और वहीं यूपी, इन 3 जिलों में, 3 राज्यों में पाई जाती। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का कॉम्बिनेशन यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो मैंने 3 बताए थे। अब यहाँ पे आपके प्रश्न में देखिए डाउट हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार 2 अलग अलग ऑप्शन भी दिए और साथ ही साथ यूके अर्थात कि यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये ब्रिटेन की बात नहीं हो रही, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, तीनों राज्यों में पाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब जो है कि इन दोनों में से बी और डी दोनों ही माना जाएगा। अगला है, निम्नलिखित जनजाति और राज्य, कौन सी जनजाति कहाँ से सुमिलित है? तो आपको ये बताना है, लिम्बू सिक्किम में पाई जाती है या नहीं, कार्बी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है नहीं, डोंगरिया ओडिशा में पाई जाती है नहीं, बोंडा तमिलनाडु में पाई जाती है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ी है उसमें एक टोडा जनजाति पाई जाती, न कि बोडा। तो ये जो है कि आपका गलत हो गया चौथा स्टेटमेंट, और चौथा आप देखते ही आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो कि पहला और तीसरा ही केवल सही है। कार्बी भी हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। देखते हैं कहाँ पे कौन है। लिम्बू या यांगथुंग जनजाति सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी अर्थात मिकिर जनजाति, और मिकिर पहाड़ी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, मुख्य रूप से असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये तो वहाँ मिलेगी। असम के कार्बी एंगलांग जिले में इनका सघन वास होता है। डोंगरिया कोन जनजाति ओडिशा से संबंधित है, बोडा जनजाति का संबंध भी ओडिशा से ही है, जबकि तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। तो ये प्रश्न को घुमा के दे दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? धौलाधर का मतलब क्या हो गया, पहले तो ये समझना है आपको। धौलाधर आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इससे संबंधित जो है कि रेंज है। तो यहाँ पे आपको गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौरी, बारी, ये सारी जनजातियाँ मिलती हैं। तो 15 का ऑप्शन हो गया बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, गद्दी लोग निवास करते हैं कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और अभी मैंने बताया था कि ये जो धौलाधर श्रेणी है वो हिमाचल में मुख्य रूप से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं 17 प्रश्न क्या कहता है। संथाल कहाँ के निवासी हैं? तो संथाल भाई पूर्वी भारत के, क्योंकि ये बिहार, झारखंड यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और त्रिपुरा में संथाल जनजातियाँ पाई जाती हैं। आप जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आप संथाल विद्रोह भी देखते होंगे, तो ये उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भील गुजरात में, संथाल छत्तीसगढ़, जौनसारी उत्तराखंड, खासी मेघालय। तो देखिए संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि झारखंड में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, बिहार में यहाँ पाई जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह जनजाति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप क्या है? बुपला। बुपला नाम से जो है कि ये झारखंड स्पेशल प्रश्न है, इसलिए आप लोग जो है कि यूपी के लिए इतना परेशान मत होइएगा, ये इसमें नहीं पूछने के चांसेस हैं। ऋतु प्रवास किया जाता है कौन सी जनजाति के द्वारा? तो भूटिया जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, जो मुख्य रूप से सिक्किम में पाई जाती है। थोड़ी बहुत उत्तराखंड में पाई जाती है, लेकिन वहाँ भोटिया पाई जाती है, भूटिया नहीं। ऋतु प्रवास का मतलब होता है दोस्तों कि एक समय पे किसी एक निश्चित जगह में रहना, फिर वहाँ से जो है कि बोरिया बिस्तर बांधना और घर बार लेके अपना दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। ये लोग खासकर झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि ज़्यादा करते हैं, मतलब जगह जगह पे जो है कि खेती किसानी करना, रहना, फिर उसका जब लगता है ज़मीन की उर्वरता खत्म हो गई, पैदावार नहीं होगी, तो ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं।
अगला प्रश्न है, अभी हमने पढ़ा था बोडो, बोडो और टोडा ये पढ़ा था। तो बोडो आपको बताना है कि कहाँ पे मिलेगा, ये गारो पहाड़ी में, गारो खासी जयंतिया जो होती है वहाँ पे ये मुख्य रूप से पाई जाती है। तो देखिए, बोडो जनजाति एक निर्जाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है मेरे दोस्तों, ये पाई जाती है आपके मेघालय में। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इस तरीके से तीनों ही पहाड़ियाँ आपके मेघालय में पाई जाती हैं। तो चलिए, ये थे आज के कुछ प्रश्न। अभी इसके बचे हुए लगभग 40 से 50 प्रश्न हैं जो हम अगली सीरीज़ में जो है कि इसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रजातियों के एमसीक्यूज़, बचे हुए एमसीक्यूज़ के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं।